दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में अध्याय 1 विलयन चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख चुके हैं। ओके, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज इस वीडियो में हम ब्लूप्रिंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के लिए हम क्या है तैयारी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, जो कि क्या है 2 नंबर के हमारे रहने वाले हैं क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न। ओके, पहला क्वेश्चन है विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं। ओके, तो विलयन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो विलयन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यदि विलय का आयतन या संगुणक होता है तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्रमशः अधिक के या कम हो जाते हैं। मैंने आपको याद रखना है कि अणुसंख्यक जो गुणधर्म होते हैं वे विलय के मूलों की संख्या पर विलयन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या पर क्या है निर्भर करते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। ये पॉइंट याद होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे हम क्या है क्वथनांक उन्नयन हिमांक अवनंगन पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको आवश्यकता पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ताप बढ़ाने पर गैसों में द्रव की विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। तो गैसों का क्या है द्रव में घुलना एक क्या है ऊष्माक्षेपी क्रिया है। जैसे जैसे हम क्या है ताप बढ़ाते जाते हैं साम्यता पश्चिम दिशा में स्थापित हो जाती है, इसलिए ताप बढ़ाने पर क्या है गैसों में द्रव की विलेयता क्या होती है इसमें कमी आने लगती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जल या शुद्ध जल की क्या है मोललता ज्ञात कीजिए। ओके, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 55.5 है, और जब ऑब्जेक्ट मैंने तैयार कराया था तो आपको बताया था। ये एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो कैसे आपको निकालना है ये बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है। जल की दोस्तों हमें क्या है मोलरता निकालनी है, तो देख लेते हैं किस प्रकार से निकालना है। तो पहले तो हमें क्या है H2O यानी जो हमारा जल है इसका अणुभार पता होना चाहिए। तो यहाँ आपके हाइड्रोजन के 2 अणु है तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल आपका अणुभार निकलता है 18। ओके, तो अब H2O का जो घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति लीटर में, तो यहाँ हम क्या है इसको 1000 ml आयतन नुकसान मान के चलेंगे, और क्या विलय का यानी कि हमारा विलय का जो भार मानेंगे 1000 ग्राम लेकर चलेंगे। ओके, तो बस फॉर्मूला हमारा ये होता है आपका मोलरता का। फॉर्मूला में हम क्या है इसे रखेंगे, तो यहाँ आपका क्या है ये फॉर्मूला में जैसे हम पुट करते हैं तो हमारा 1000 चला जाता है, बढ़ता है आपका 1000/18, भाग लगाएंगे तो 55.55 यानी आपको 55.5 आपको हो जाती है आपकी मोलरता। ओके, इस प्रकार से आपको निकालना है। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को समझाइए। अब नॉर्मलता मोललता ओके पार्ट्स पर मिलियन मोलरता आपको हैंडी का नियम फॉर्मलता मोल प्रभाज ये सब मैंने एक ही साथ टॉपिक लिख दिए हैं। ओके, ये इस चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो अक्सर आपको क्या है 2 नंबर में केवल सिंगल पूछ लिया जाए, नॉर्मलता क्या है उसकी परिभाषा आप और क्या है उसका सूत्र लिखिए, मोलरता क्या है परिभाषा सूत्र लिखिए, हैंडी का नियम क्या है, फॉर्मलता क्या है इसका सूत्र लिखिए, मूल प्रभाज क्या है इसका सूत्र लिखिए। इस प्रकार से अक्सर क्वेश्चन सिंगल आपको पूछ लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मोलरता जो क्वेश्चन आया है 2019 में आ चुका है। ओके, 2024 में पूछा जा सकता है एमपी बोर्ड एग्जाम। सर मोलरता भी 2019 में 2020 में 2022 में आ चुका है, मूल प्रभाज 2019 में 2020 में 2023 में, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ चुके। ओके, तो एक टॉपिक को हम क्या है क्रम से समझ लेते हैं। ओके, तो पहले हम समझते हैं नॉर्मलता को। तो ऐसा नहीं कि सभी एक साथ आए, कोई भी सिंगल कोई भी आपसे टॉपिक पूछ लिया जा सकता है, तो सभी टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमानों की संख्या। ओके, इसमें क्या है ग्राम तुल्यांक, इससे ये मेन लाइन है, ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमानों की संख्या क्या है विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ओके, नॉर्मलता का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। जब भी आपको फॉर्मूला लिखें तो आपको बताना है कि इसमें जो W है ये भी जो आप संकेत लिखते हैं वो क्या है। तो यहाँ W है जो हमारा क्या है विलय की मात्रा है, और E क्या है विलय का तुल्यांक भार। ओके, और V हमारा क्या है विलयन का ml में आयतन है। बस इतना ही आपको अगर 2 नंबर में आता तो इतना ही आपको सेक्शन लिखना है, ये हो जाता है आपका नॉर्मलता। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं मोललता में। ओके, मोललता क्या है, तो मोललता है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या हमारी क्या है मोललता कहते हैं। तो क्या है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ओके, फॉर्मूला हमारा इस प्रकार से होता है, जिसमें हमारा क्या है W क्या है, तो हमें क्या है W है हमारा विलय की मात्रा है। ओके, यहाँ WB लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या है विलय को यहाँ B लिख देते हैं, इससे हमें पता चल जाता है ये क्या है जो भार दिया हुआ W ये किसका है, ये मात्रा दी है वो कहाँ विलय की मात्रा। ओके, और ये W यहाँ कैप्ट ये हो जाता है आपका ये लिख लीजिए, इससे आपको पता है एक मतलब हो जाता है आपका हो जाएगा इसमें विलायक। क्योंकि तो यहाँ W भी हो जाएगा आपका विलय की आपकी मात्रा, फिर आपकी MW क्या है आपका विलय का अणुभार। ओके, और फिर आपको जो W1 है वो आपका विलायक की ग्राम में मात्रा। इस प्रकार से रहता है आपके मोललता। तो मोललता का याद रखिएगा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या आपकी क्या है मोललता कहलाती है। ओके, इसके बाद हम क्या है फिर इसके बाद मोलरता समझते थे। ओके,
तो जो मोललता होती है इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, जबकि दोस्तों आपकी मोलरता को है आपका कैपिटल M से करते हैं। ओके, तो मोलरता क्या है हमारी, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम मोलों की संख्या क्या है, हमारी बिलियन की मोलरता कहलाती है। ये आपका दिया हुआ है फॉर्मूला। ओके, अब मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा WB इंटू 1000 MW मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका V यानी आयतन। ओके, तो यहाँ जो WB है आपका विलेय की मात्रा है, M आपका W है वो विलेय का अणुभार है, V हमारा क्या है बिलियन का ml में आयतन है। ओके, तो ये हो जाती है हमारी मोलरता। तो आप मोलरता अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब ये अंतर भी इंपॉर्टेंट है, तो अंतर भी आगे मैं समझाऊंगा। ओके, PPM यानी पार्ट्स पर मिलियन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिलियन के 10 लाख यानी 10 लाख यानी 1 मिलियन, 10 लाख को मतलब होता है 1 मिलियन। तो 10 लाख भाग में बिलियन विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की क्या है PPM सांद्रता कहलाती है। ओके, PPM सांद्रता का ये फॉर्मूला होता है। ओके, जिसमें ये स्मॉल जो W है वो विलेय का दर्शाया गया है, विलेय की मात्रा, कैपिटल W आपका है बिलियन की मात्रा का ग्राम में मात्रा है। ओके, और मल्टीप्लाई आपका 10⁻6 हो जाएगा। ओके, 10⁻6 इसका राइट हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका PPM में सांद्रता। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हेनरी का नियम। ओके, इससे समझ लेते हैं। तो हेनरी का नियम क्या है, वो कहता है स्थिर ताप पर, अभी हेनरी का नियम को वैसे हम डिटेल से समझेंगे। ओके, तो यहाँ स्किप करते हैं, फॉर्मलता हम समझ लेते। ओके, तो फॉर्मलता क्या है, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्रों की संख्या, सूत्र भारों की संख्या होती है वो बिलियन की क्या है फॉर्मलता कहलाती है। यहाँ ग्राम सूत्र भारों की संख्या। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मोल प्रभाज क्या है, तो यहाँ हम देख लेते हैं किस प्रकार से होगा कि किसी बिलियन में विलेय तथा बिलियन के मोलों की संख्या ओके का अनुपात ये कहला सकता है मोल प्रभाज, या विलायक तत्व एवं बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात क्या है हमारा मोल प्रभाज कहलाता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई बिलियन में 2 घटक है, एक घटक और B घटक है, जिसमें जो मोलों की संख्या हो जाएगी हमारे ओके, एक घटक हम मान लीजिए विलेय है और हमारे B घटक में हम विलायक मान लेते हैं। ओके, तो हमारा ये इसमें मोलों की संख्या क्या हो जाएगी Na हो जाएगी ओके, और NB हो जाएगी। अगर हम क्या है अब बिलियन की हम मोलों की संख्या निकालें तो किस प्रकार से बिलियन की मोलों की संख्या हो जाएगी Na + NB। ओके, तो बस अगर हमें A का मोल प्रभाज चाहिए, A का मोल प्रभाज यानी हम कहते हैं A हमने क्या माना विलेय माना, तो विलेय का अगर मोल प्रभाज चाहिए तो Na क्या हो जाएगा Na + NB, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा बिलियन में। अब बिलियन क्या कहलाता है जिसमें विलेय और विलायक दोनों हो, तो विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात ही हो जाएगा हमारा आपके विलेय का मोल प्रभाज। ओके, अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो हमें क्या है ऊपर जो रखेंगे विलायक के मोलों की संख्या रखेंगे बटे बिलियन के मोलों की संख्या, बिलियन के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या प्लस आपका हो जाए विलेय के मोलों की संख्या। ओके, ये होती है आपकी बिलियन की मोलों की संख्या। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों आपको पेपर में किस प्रकार से लिखना है, अगर क्योंकि 2-2 नंबर से क्वेश्चन आता है ओके, ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं बताना पड़ता, शॉर्ट में आपको 2 लाइन में बताना है। तो जिस प्रकार से आपको पेपर लिखना है इस प्रकार से आपका दिया हुआ इस प्रकार से ये आपको लिख सकते हो। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या है अब अति लघु उत्तरीय वाले प्रश्न वाले टॉपिक कवर किए हैं। ओके, अब हम दोस्तों देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। ओके, जो कि क्या 3 नंबर वाले रहते हैं, या 3 नंबर या 4 नंबर भी कह सकते हो। ओके, तो अब पहला क्वेश्चन हमारा इसमें आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर देख लेते हैं। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं, तो आदर्श विलयन क्या होते हैं दोस्तों, राउट के नियम का पालन करते हैं। राउट का नियम क्या है इसे भी हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये आदर्श विलयन होते हैं, राउट के जो नियम होते हैं उनका पालन करते हैं, जबकि अनादर्श विलयन राउट के नियम का पालन नहीं करते। तो पहला तो पॉइंट आपको यही बता देना है। और आसवन द्वारा द्रवों को पृथक करना संभव है किसमें, आदर्श विलयन में। ओके, अनादर्श विलयन में क्या है, आसवन द्वारा केवल एक द्रव शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। ओके, फिर ये वाला मैं पॉइंट आपको सेकंड बता ही चुका हूँ कि आदर्श विलयन क्या है, राउट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन क्या है, राउट के नियम का पालन नहीं करते। ओके, फिर आपका जो आदर्श विलयन होता है विलयन का आयतन अवयवों के आयतनों के योग के बराबर होता है, जबकि अनादर्श विलयन में क्या है, विलयन का आयतन अवयवों के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है। चौथा आपको अंतर बताना है कि एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है आदर्श विलयन में, जबकि अनादर्श विलयन में क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसको कि ये एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है, न्यूमेरिकल अक्षर आते हैं बिल्कुल सिंपल। तो अगर आप क्या है मोलरता इन सबको जो परिभाषा याद करेंगे, सूत्र याद करेंगे, तो बस वही आपको क्या है सिंपल, आपको कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाएगा, मोलरता पूछी जाएगा, फॉर्मूला लगा के आपको उसकी वैल्यू रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल वाले आपके रहते हैं 2 नंबर में। ओके, तो ये दिया हुआ है कि यदि क्या है 5.85 ग्राम NaCl को क्या है 250 ग्राम जल में विलेय है, तो विलयन की हमें क्या है मोलरता ज्ञात करनी है। ओके, तो देख लेते हैं किस प्रकार से पहला वाला जैसे सॉल्यूशन हम करते हैं। तो ये मोलरता को सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख देना है। ओके, अब W है, तो W हमारे यहाँ क्या होता है, WB का है। ओके, WB का है यानी विलेय का आपको भार बताना। तो विलेय का हमारे क्या है, विलेय हमारा क्या है NaCl। ओके, तो NaCl का यहाँ भार कितना दिया हुआ है 5.85 ग्राम। ओके, वो रख दिया 1000 रखा 1000 है तो 1000 रख दिया अपना।
ओके MW, ओके MW क्या है हमारा जो विलेय है, विलेय हमारा क्या है NaCl है, उसका हमें अणुभार बताना है। तो NaCl का अणुभार निकालेंगे तो 58.5 आ जाएगा। ओके, वो हमने रख दिया। फिर W हमारा लग देना है, तो हमारा जो क्या है, जो हमारा विलायक है, विलायक क्या है, जल है, तो जल का हमें क्या है आयतन बताना, ओके, या भार बताना, तो हमें क्या है 250 ग्राम दिया हुआ, ओके, वो हमने रख दिया। बस इसको आप क्या है सॉल्व करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट एक और दिया हुआ, तो यदि क्या है NaOH के 4 ग्राम 500 ml बिलियन में उपस्थित है, तो बिलियन की हमें क्या है नॉर्मलता ज्ञात करनी है। अब नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो उस नॉर्मलता का फॉर्मूला याद होना चाहिए। नॉर्मलता का फॉर्मूला ये होता है हमने, ओके, हम क्रम से रख देते हैं। ओके, W लग दिया हमने, तो W हमारा क्या है विलेय का हमें भार बताना, तो NaOH का हमें 4 ग्राम दिया हुआ, तो 4 रख देते हैं, 1000 आता है। E क्या है, तो E हमारा क्या है, जो भी हमारा जो विलेय है NaOH है, ओके, तो NaOH का हमें क्या तुल्यांक भार चाहिए, तुल्यांक भार निकालना है E, ओके, तो ये हमारा NaOH का तुल्यांक भार कितना आएगा 40 आएगा। ओके, Na का होता है आपका 23, ऑक्सीजन का 16, 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपका 40 हो जाता है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है भी आयतन, ओके, तो आयतन हमारे विलायक का आयतन कितना दिया हुआ है 500 ml दिया, 500 ml रख दिया, पुट किया वैल्यू और बस आंसर आ जाता। तो मतलब जो न्यूमेरिकल आते हैं जो शॉर्ट में 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं तो बिल्कुल आसान रहते हैं, सिंपल रहते हैं। बस आपको क्या है जितने भी टॉपिक है मूलता, फॉर्मूलता, मूल प्रभाव, इन सबके आपको क्या है फॉर्मूले याद हो और किस प्रकार से पुट करना है इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बस आपसे बन जाएगा। ओके, सिंपल है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आदर्श आपका क्या है अनादर्श विलयनों के धनात्मक और ऋणात्मक विचलनों में अंतर लिखी होगी। अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन में आपको क्या है अंतर बताने हैं। तो देख लेते हैं धनात्मक विचलन और क्या है ऋणात्मक विचलन। ओके, तो धनात्मक विचलन होता है इसमें क्या है विलयन का वाष्प दाब राउड के नियम की परिकलित मान से अधिक होता है। राउड के जो परिकलित मान है उससे अधिक आएगा वाष्प दाब, जबकि ऋणात्मक विचलन में क्या होता है विलयन का वाष्प दाब राउड के परिकलित मान से क्या है कम होता है। ओके, इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। ओके, राउड का नियम क्या है तो अभी आगे हम मिलेगा, यहाँ दिया हुआ तो मैं से देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है अंतर में कि विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है धनात्मक में। ओके, क्योंकि ऋणात्मक क्या होता है विलेय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ओके, इस प्रकार से फिर चाहे तो आप केवल इतना बस भी लिख देते हैं तो भी आपका चल जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा विलेय व विलायक को मिलाने पर आयतन में वृद्धि होगी। किसमें आयतन में वृद्धि होगी आपकी धनात्मक वाले में, धनात्मक विचलन वाले में, जबकि क्या है विलेय व विलायक को मिलाने पर आयतन में क्या है कमी होगी ऋणात्मक विचलन के अनादर्श विलयन में। नेक्स्ट है ये निम्नतापी स्थिर क्वांति मिश्रण बनाते हैं, जबकि जो आपकी जो कौन निम्नतापी स्थिर क्वांति कौन बनाते हैं धनात्मक विचलन, जबकि ऋणात्मक विचलन वाले होते हैं ये उच्च तापी स्थिर क्वांति मिश्रण बनाते हैं। पांचवा है विलेय व विलायक के मध्य अन्योन्य क्रियाएं दुर्बल होती हैं। ओके, जबकि विलेय और विलायक के मध्य अन्योन्य क्रिया क्या है प्रबल होती हैं। तो ये हो जाता है आपका धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर अनादर्श विलयन के लिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन सकता है राउड का नियम क्या है। ओके, केवल 2 नंबर इतना पूछा जा सकता है। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है तो इसकी गणितीय व्यंजन की व्युत्पत्ति कीजिए। 3 या 4 नंबर में अगर बनता है तो फिर दोनों पूरा आपको कंप्लीट पूछा जाएगा। ओके, तो पहले तो आपको क्या है राउड का नियम पूरा पता होना चाहिए। तो राउड का नियम क्या है, तो राउड के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाव के क्या है समानुपाती होता है। ओके, तो स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलेय, तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन को हम क्या मान लेते हैं, हम पीएस मान लेते हैं। किसके समानुपाती होता है, मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। तो मोल प्रभाव को हमने x0 मान लिया। ओके, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। जब आप समानुपाती हटाएंगे तो आपका k एक स्थिरांक आएगा। k ये क्या है, समानुपाती एक स्थिरांक है। इसका मान क्या है विलायक के वाष्प दाब के क्या है बराबर होता है। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ। अब इसका थोड़ी इसकी व्युत्पत्ति आ जाती है। तो व्युत्पत्ति किस प्रकार से की है इसे आप देख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ k इक्वल टू क्या मान है P0 मान लिया गया है। तो बस k के स्थान पर क्या है P0 लिखा हुआ है। ओके, यदि विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब अवनमन क्या है डेल्टा P होता है। ओके, तब हमारा क्या हो जाता है डेल्टा P बराबर हो जाएगा P0 माइनस Ps। ओके, अब इसकी ये वैल्यू में क्या है इसमें पुट कर दी गई। ओके, यानी यहाँ से हमें क्या निकाला था जो Ps की वैल्यू हमारी क्या है P0 x0 है वो पुट कर दी गई है। ओके, और इस प्रकार से यहाँ क्या कर लिया कॉमन ले लिया गया है P0 को। तो ये हमारा आ जाता है। अब यहाँ जो x1 हम लिख रहे हैं तो x1 हमारा क्या है विलेय का मोल प्रभाज है, जबकि x0 क्या है विलायक का मोल प्रभाज है। ओके, संकेत के रूप में बताया गया है। अब xa xb के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आ जाता है। तो ये हमारा लास्ट में क्या है व्यंजन दिया जाता है। व्यंजन वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहलाता है। ओके, ये आपको व्यंजन को व्युत्पत्ति भी जरूर सीख लीजिएगा। ओके, और राउड का नियम केवल 2 ही लाइन का है। अगर राउड का नियम अगर 2 नंबर बस में आता है तो केवल आपको इतना रखना है कि स्थिर ताप पर अवाष्पशील युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये राउड का नियम है और ये 2 लाइन में आपको ये समझा देना। ओके, बस तो ये आपका हो जाता है राउड का नियम। व्युत्पत्ति के लिए आपको ये दिया हुआ। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तो राउड के नियम को जो व्युत्पत्ति की इससे हमने एक और निष्कर्ष निकाला। दूसरी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन
विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के क्या है बराबर होता है। ओके, तो ये हो जाता है राउट का नियम। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप क्या है बेहतरीन तरीके से क्लास 12th केमिस्ट्री की सब्जेक्ट के तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए, ओके, तो आप अपने अनुराग साड़ी क्लासेस के केमिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्स में दोस्तों मिलेगा क्या, तो कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन बैंक, जिससे आप क्या है अच्छे से कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। पीडीएफ के रूप में रहेगा, तो आप क्या है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको क्या है 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या है मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और बिल्कुल कम फीस में आप क्या है पूरा मटेरियल प्राप्त करके अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेनरी का विलेयता संबंधी नियम लिखिए। मतलब हेनरी का से नियम पूछा जा रहा है, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो ये आपसे पूछे। तो अब अलग अलग क्वेश्चन ही बन के आ सकते हैं या दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। ओके, तो हेनरी का नियम हम समझ लेते हैं। हेनरी का नियम क्या है, बिल्कुल सिंपल नियम है। हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। बस केवल इतना है आपका हेनरी का नियम। ओके, क्या कहता है कि गैस की द्रव में विलेयता, अगर हमें गैस को क्या है किसी भी द्रव लिक्विड में मिलाना है, ओके, तो उसकी द्रव में विलेयता क्या है दाब के समानुपाती होती है। दाब के समानुपाती मतलब होता है दाब हम जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती जाएगी। ओके, दाब घटता जाएगा तो हमारा क्या है जो गैस की द्रव में विलेयता वो क्या है कम होती जाएगी। ओके, मतलब जो गैस की द्रव में विलेयता है वो दाब पर निर्भर करती है। दाब बढ़ेगा तो क्या है गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी, और दाब कम होगा तो गैस की विलेयता क्या है कम होगी। ओके, और इसी का नियम का प्रयोग करके जो आपकी है जो स्प्राइट कोको कोला वगैरह होती है उनमें जो गैस भरी जाती है। ओके, तो वो सब इसी के नियम के अनुसार होती है। मतलब दाब लगा कर क्या है जो आपके स्प्राइट वगैरह होती है उनमें क्या है पूरी गैस भरी जाती है। ओके, CO2 गैस होती है, तो इसी के नियम का यूज होता है। ओके, तो ये होता है वही आपका बस केवल एक ही लाइन का नियम है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस की दाब के समानुपाती होती है। ओके, यानी गैस का विलयन के ऊपर दाब जितना अधिक होता जाएगा उसकी विलेयता उतनी अधिक होती जाएगी। तो दाब को हमने यहाँ क्या पी मान के लिया गया है। ओके, तो यहाँ हो गया गैस की द्रव में विलेयता और क्या आपकी किसकी है गैस दाब के समानुपाती होती है। ओके, तो यहाँ दाब को हमने x माना है। ओके, पी हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ समानुपाती हटाएंगे KH आएगा, तो KH हमारा क्या है एक हेनरी स्थिरांक है। तो असल 2 नंबर में पूछा जाता तो हेनरी का नियम केवल आपको इतना लिख देना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब गैस की द्रव में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, 3 कारक दिए। पहला है गैस एवं द्रव की प्रकृति, कि द्रव की प्रकृति किस प्रकार की है। ये तो सरलता से द्रवित होने वाली अथवा विलायक के साथ शीघ्र क्रिया करने वाली गैसों में द्रव गैसों की विलेयता क्या है अधिक होती है। मतलब जो आसानी से क्या है द्रव में क्या है बदल जाती हैं उनकी क्या है विलेयता अधिक होती है, जबकि कठिनता से द्रवित होने वाली गैसें जैसे क्या है ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन हो गए इनकी विलेयता क्या है कम होती है। मतलब सीधा है कि जो गैस की द्रव में विलेयता क्या है द्रव की प्रकृति पर निर्भर होती है, किस टाइप का द्रव लिया गया। ओके, जल्दी घुल जाता है कि थोड़ा उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने में उसको क्या है टाइम लगता है। ओके, नेक्स्ट ताप का प्रभाव। तो निम्न ताप पर क्या है गैसों की द्रव में विलेयता अधिक होती है। अगर ताप कम रहेगा तो क्या है गैसों की द्रव में विलेयता क्या है बढ़ जाएगी। ओके, और ताप बढ़ा दिया जाएगा, ताप बढ़ाने से क्या हो जाए जो गैस के अणु हैं वो क्या है दूर दूर फैलते जाएंगे और उड़ने का प्रयास करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसकी जो आपकी क्या है गैस की द्रव में विलेयता वो क्या है घट जाती है। तो इस प्रकार से ताप पर निर्भर करता है। तो निम्न ताप पर क्या है गैस में द्रव में गैसों की विलेयता अधिक होती है, जबकि अधिक तापमान उच्च तापमान द्रवों की विलेयता क्या है कम हो जाती है। ओके, आगे देख लेते हैं दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव किस प्रकार से, दाब बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी, दाब कम कर देंगे हम निम्न ताप यहाँ तो निम्न ताप पर क्या है गैसों की विलेयता क्या घटती है। सिंपल है। तो ताप का प्रभाव दाब का प्रभाव और द्रव की प्रकृति ये कारक निर्भर करते हैं गैस की द्रव की विलेयता के लिए प्रभावित करते हुए। कंप्लीट हो जाता है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक आ जाता है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ओके, तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी विलेय की मोललता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए। इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इसे समझ लेते हैं किस प्रकार से है। तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, पहले तो आपको क्वथनांक शब्द आ रहा है, क्वथनांक आपको पता होना चाहिए क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक हमारा क्या होता है कि कोई भी द्रव है उसे गैस में अगर कन्वर्ट होने पर कोई भी द्रव गैस में बदलने में जिस ताप पर बदलने लगता है वो हमारा क्या है उसका क्वथनांक कहलाता है। ओके, उन्नयन मतलब होता है उसकी वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि हो जाना। ओके,
तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पहले मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पूछी गई होगी। तो एक मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या है? कि केजी मोल इनवर्स होता है। तो ये आपको इसका क्या है मात्रक तैयार अच्छे से करिएगा। ऑब्जेक्ट में मैंने प्रैक्टिस कराई, तो ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। और क्या है केबी से क्या है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब मैं आपको आगे समझा देता हूँ किस प्रकार से आपका रहने वाला है। ओके, तो ये देख लेते हैं हम। ये हमारा ये हमने एक बीकर में हमने क्या लिक्विड ले लिया। ओके, जल ले लिया हमने यहाँ। ओके, तो जो आपको पता है कि जल की जो क्या है क्वथनांक होता है, मतलब जल क्या है बास में कब कितने डिग्री बदलने लगता है? 100 डिग्री में क्या है बदलने लगता है। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस में ये जो क्या आपका पानी है वो क्या है बास में बदलने लगता है। ओके, अब ये इसका अगर क्वथनांक कितना कहा है? जल का क्वथनांक हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसी जल में मैंने क्या कर दिया? इसी जल में मैंने नमक मिला दिया। ओके, नमक मिला दिया। नमक यानी अवाष्पशील नमक, क्योंकि नमक तो उड़ सकता नहीं, तो अवाष्पशील है। अवाष्पशील में इसमें हमने क्या मिला दिया है? इसमें विलेय मिला दिया। अवाष्पशील जैसी विलेय मिला दी नमक में। तो अब इसको अगर मैं इसको गर्म करूंगा, तो इसको अब क्या है गर्म करूंगा, तो जब ये जो पानी है वो 100 डिग्री पे नहीं मतलब बास में बदलेगा। इसे अब चाहिए है 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसका क्या है क्वथनांक बढ़ गया। पानी वही है, बस पानी में मैंने क्या कर दिया? थोड़ा सा क्या है नमक मिला दिया है। नमक यानी क्या है अवाष्पशील विलेय मिला दिया है। और अवाष्पशील विलेय मिला दिया है, इससे क्या है इसका क्वथनांक में क्या है वृद्धि हो गई। पहले क्या है जो पानी था वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगा था सिंपल, लेकिन जैसे इसमें मैंने नमक मिला दिया यानी अवाष्पशील विलेय मिला दिया है, तो इसका क्या है क्वथनांक है वो बढ़ गया। 100 डिग्री से क्या हो गया इसको 120 डिग्री हो गया। इसमें कितनी का अंतर है? 20 डिग्री का अंतर है। तो जो 20 डिग्री ये निकला अंतर जो डिफरेंस है, क्योंकि क्वथनांक जो बढ़ गया है, यही कहलाएगा हमारा आपका क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक का क्या है उन्नयन यानी अधिक हो गया, क्वथनांक बढ़ गया। किसकी क्यों बढ़ गया क्वथनांक उन्नयन? क्योंकि इसमें हमने क्या है अवाष्पशील विलेय मिला दिया है। बस सिंपल केवल इतना ही क्वथनांक उन्नयन का टॉपिक। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ वही चीज बताई जा रही है। ओके, और जो आपके जो क्वथनांक उन्नयन होता है ये क्या है मोलों की संख्या, मोललता पर आपको डिपेंड करता है, मतलब मोलों की संख्या पर। यानी जितना ज्यादा आप अगर नमक मिलाते मतलब नमक ज्यादा मिला देंगे, यानी अवाष्पशील विलेय जितना अधिक मिलाते जाएंगे, क्वथनांक उन्नयन क्या है उतना अधिक बढ़ता जाएगा। मतलब इसके क्या है समानुपाती होता है। ओके, तो इसे हम आगे समझते हैं। तो संबंध किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने पर विलायक का क्वथनांक में वृद्धि होती है, जो मैंने अभी आपको समझाया। अवाष्पशील से हमने क्या है पानी में नमक मिला दिया, तो अवाष्पशील मिला दिया, तो विलायक को घोलने पर क्या है विलायक के क्वथनांक में क्या है वृद्धि हो जाती है, मतलब क्वथनांक बढ़ जाता है। पहले पानी 100 डिग्री पर उबल रहा था, लेकिन जैसे हम इसमें नमक मिला दिया यानी अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो आपको 120-130 डिग्री सेल्सियस लग रहा है। यानी 20 से 30 डिग्री अब ज्यादा उसका क्वथनांक बढ़ गया। ओके, तो वही क्या है जो क्वथनांक वृद्धि हुई वही कहलाता है आपका क्वथनांक में उन्नयन। सिंपल है, आई होप समझ गए होंगे। अब क्वथनांक में उन्नयन को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं? तो डेल्टा टीबी से हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो इसका क्वथनांक उन्नयन को कैसे हमने निकाला? तो क्वथनांक उन्नयन को क्या है हम ज्यादा से क्या है कम घटाते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस में से हम क्या है 100 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे। ओके, तो ये हमारा क्या किससे क्या निकलता है? इसे हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन को क्या है डेल्टा टीबी से दर्शाते। ओके, तो इसमें इसे हम क्या है 3 का है सो T2 को इसमें नाम दिया गया। ओके, अब संकेत इस प्रकार से दिया गया। ओके, तो क्वथनांक उन्नयन को किस प्रकार से निकाला गया है? ज्यादा में से हमने कम वाले को हटाया। ओके, और ये डायग्राम इसमें बताया गया है। ओके, तो इसे देख लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, यहाँ बताया भी जो T2 है हमें बताया गया जो विलायक का क्वथनांक है, और जो T3 है वो आपका विलयन का क्वथनांक है। ओके, यानी क्या है आपका दिया हुआ विलयन के क्वथनांक में से हमने विलायक के क्वथनांक को घटाया, तब हमारा क्या क्वथनांक उन्नयन आया है। ओके, आगे देख लेते हैं। जो क्वथनांक उन्नयन क्या है अणुसंख्यक गुणधर्म है। आगे हम क्या है अणुसंख्यक गुणधर्म वाला क्वेश्चन है, उसमें हम मैं समझा दूंगा अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है क्वथनांक उन्नयन भी है। तो अतः क्वथनांक उन्नयन में क्या है विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय के मोलल सांद्रता के अनुक्रमानुपाती क्या है समानुपाती। ओके, मतलब ये क्या है मोलल सांद्रता पर डिपेंड करता है। तो ये जो आपका क्वथनांक उन्नयन है ये मोलल सांद्रता के क्या है आपके होते हैं विलेय के मोलों की संख्या के क्या है आपके समानुपाती होता है। ओके, अब ये यानी जितनी मोलों की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्वथनांक उन्नयन आपका भी उतना अधिक हो जाएगा। ओके, यहाँ अगर समानुपाती हटाएगी तो हमारा Km आएगा, जो ओके तो ये Km है हमारा। ओके, Kb यहाँ करेंगे तो Kb है वो हमारा Kb क्या है समानुपाती स्थिरांक है, जिसे क्या है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ओके, अब यहाँ अगर हम क्या है मोलों की संख्या अगर 1 मान लेते हैं, ओके मोलों की संख्या 1 मान लेते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, जिससे हमारी ये क्या है जो परिभाषा बन जाती है। तब आपको यहाँ से आपकी ये परिभाषा समझ में आ जाएगी क्या कि अब जो अब यहाँ की अभी क्या हो जाएगी मोलल क्वथनांक स्थिरांक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या बन जाती है कि 1 मोल विलेय। अब यहाँ हमने कहा है यहाँ m की जो वैल्यू है 1 मान लेते हैं। तो 1 मोल विलेय में को 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित घोलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि होती है वो कहलाती है आपकी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक आ जाता है
मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है, इसे समझाइए। किसी विलय की मोललता और हिमांक में अवनमन के संबंध को स्थापित कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो सेम इसी प्रकार से ये भी आपका टॉपिक है। ओके, तो पहले हिमांक क्या होता है, तो हिमांक होता है कि किसी जल को क्या है ठोस में बदलने के लिए, मतलब लिक्विड को क्या है ठोस में बदलने के लिए, द्रव को ठोस में बदलने के लिए, द्रव जिस ताप पर ठोस में बदलने लगता है वो हमारा कहलाता है हिमांक कहलाता है। ओके, तो जो क्या है, जो पानी होता है बर्फ में कब बदलता है 0 डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो ये पानी का जो हिमांक क्या है 0 डिग्री है। ओके, 0 डिग्री है, तो ये आपका हिमांक है। अवनमन क्या होता है, इसमें कमी आना। ओके, तो चलो इसको भी मैं आपको समझ लेते हैं, ये सेम इसी प्रकार से है। ओके, ये लिया मैंने क्या है पानी इसमें। ओके, तो अगर ये पानी है ओके H2 है हमारा, तो इसको हम क्या 0 डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान पर ही क्या होता है बर्फ में बन रहा है, बर्फ कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर इसी हम क्या है पानी में, इसी पानी में अगर हम क्या है फिर नमक मिला देते हैं, ओके इसी पानी में हम नमक मिला देते हैं, तो अब जो ये पानी है वो 0 डिग्री में नहीं जमेगा, 0 डिग्री में बर्फ नहीं बनेगा, उसे कहते हैं माइनस समझ लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, -5 डिग्री। ओके, -5 डिग्री मतलब 0 से भी कम में लगेगा। ओके, और इसकी जो हिमांक है, हिमांक में क्या है कमी आई है, हिमांक में क्या है कमी, कमी को कहते हैं अवनमन। ओके, तो हिमांक अवनमन यही है, सेम इसी का थोड़ा सा अपोजिट टाइप का। ओके, इस प्रकार से तो क्या अब ये तो यहाँ हम संबंध समझ लेते हैं जो मैंने आपको समझाया। तो आवासशील विलय, जैसे यहाँ मैंने आपको है पानी में नमक मिला के समझाया, तो आवासशील विलय में को जब विलायक में घोलते हैं तो विलायक का जो हिमांक होता है उसमें क्या कमी आती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पहले पानी बर्फ बनाता, अब क्या है -5 डिग्री पर, -4 डिग्री सेल्सियस पे बनना। ओके, तो हिमांक में क्या है उसकी कमी आ गई और कम हो गया, तो इसे हम क्या है हिमांक अवनमन कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। और जैसे डेल TF से प्रदर्शित करते हैं, डेल TF बना दे T1 - 2T, और जब T1 यहाँ क्या माना गया है विलायक का हिमांक माना गया है, T2 क्या माना गया है विलयन का हिमांक माना गया है। ओके, 30 प्रकार से हो जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे हिमांक अवनमन क्या होता है। ओके, हिमांक अवनमन भी है, ये भी क्या है अणुसंख्यक गुणधर्म है। ओके, अणुसंख्यक गुणधर्म नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। ओके, तो अणुसंख्यक गुणधर्म ये भी है आपका। तो हिमांक में अवनमन विलायक की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय के मोलर सांद्रता के सांद्रण के क्या अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब ये भी क्या है मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। ओके, जिस प्रकार से हमारा जो आपकी क्वथनांक उन्नयन था। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी समानुपाती होगा मोलों की संख्या पर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका हिमांक अवनमन किसके समानुपाती हो जाएगा, आपका समानुपाती अनुक्रमानुपाती का है मोलों की संख्या पर। अभी समानुपाती हटाएंगे KF आएगा, जो KF है हमारा, ये हमारा क्या है एक समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं हम मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ओके, अब अगर हम मोलों की संख्या 1 मान लेते हैं तो हमारी किसी परिभाषा निकल आती है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की, कि 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक के हिमांक में जो अवनमन होता है उसे क्या है हिमांक मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, उसे KF से बताते हैं। इसका मात्रक जरूर याद करिए, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक का मात्रक kg मोल इनवर्स होता है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट, अच्छे से आप तैयार रखिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है इसे समझ लेते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, विलयन के ऐसे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों जैसे परमाणु अणु आयन अणुओं ओके इन सब आदि की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी विलयन के ऐसे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों पर क्या है संख्या निर्भर करती है। ओके, तो पूछा जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म किस पर डिपेंड करते हैं, तो विलय के कणों की संख्या पर क्या है निर्भर करता है। ओके, तो ये हमारा कहलाता है अणुसंख्यक गुणधर्म। ओके, अणुसंख्यक गुणधर्म हो जाता है। अब ये गुण होते हैं विलय की प्रकृति, संरचना, संगठन आदि पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अक्सर ऑब्जेक्ट पूछा जाता है कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं तो ये किसी संख्या पर, ये कणों की संख्या पर, विलय की जो कणों की संख्या उस पर निर्भर करती है, ना कि उसकी रचना, संगठन आदि पर निर्भर नहीं करती। ये हो जाता है आपका अणुसंख्यक गुणधर्म। अच्छे से तैयार करिए, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। पहला है बास दाव में अपेक्षित अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन, चौथा है विलयन का परासरण दाव। ये 4 होते हैं आपके, केवल 4 होते हैं आपके अणुसंख्यक गुणधर्म। तो चारों आपको तैयार रखना है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जब किसी विलयन में विलय की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो उक्त सभी गुणों की मानों में क्या वृद्धि हो जाती है, जैसे विलय के वियोजन पर क्या है यह वृद्धि अपेक्षा से अधिक और संगुणन से अपेक्षा से कम हो जाती है। ये टॉपिक आपको ध्यान रखना ज्यादा। मैंने आपको क्या है इसमें तैयार रखना है अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको नाम याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है मोलरता और मोललता में अंतर। होके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार रखिएगा। मोलरता मोललता में अंतर परिभाषा याद है तो वैसे भी आप इसे बना सकते हैं, बाकी देख लेते हैं। तो मोलरता होती है का संबंध क्या है, विलयन के आयतन से होता है। ओके, इसमें आयतन से होता है, जबकि मोललता का संबंध क्या होता है, विलायक की मात्रा से होता है। तो मोलरता क्या होती है, विलायक की मात्रा में महत्वहीन होती है, जबकि मोललता में विलयन का आयतन का महत्व नहीं रखता है। मोलरता तापक्रम परिवर्तन पर परिवर्तित हो जाती है, जबकि मोललता है वो ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है।
अब इसकी फिर आपको इकाई बतानी है, जो मोलरता की इकाई है मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है, जबकि मोलरता को क्या है मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। ओके, और ज्यादा हो तो आप अंतर में क्या है इसकी डायरेक्ट एक परिभाषा लिख दीजिएगा, इसका आपको क्या बताना है, इसका आप मात्रक बता दीजिए, मतलब ये आपका मात्रक बता दीजिएगा और व्यक्त करने की मतलब इकाई बता दीजिएगा, साथ ही क्या है आप क्या है दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, तो भी आपके 3 आपके पॉइंट बन ही जाते हैं। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको इस प्रकार से ऑब्जेक्ट आपका पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल, जो कि यहाँ दिया हुआ है। प्रासरण दाव से संबंध गणना के लिए आ सकते हो। प्रासरण दाव वाली टॉपिक मैंने भी इसमें कवर नहीं किया, तो प्रासरण दाव वाला भी टॉपिक अच्छे से आप समझ लीजिए। जिस प्रकार से मैंने आपको क्वथनांक उन्नयन हिमांक अवनमन बताया है, ये प्रासरण दाव का टॉपिक आपको समझ लेना है। ओके, अलग से फिर मैं समझा दूंगा। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ ग्लूकोज में क्या है 5% बिलियन का 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रासरण दाव की गणना करना है। ओके, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ये सब हमको दिया हुआ है। तो सिंपल हमें बस क्या है प्रासरण दाव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रासरण दाव का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमारा क्या है प्रासरण दाव का फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये हमारे बस इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो उसके हम वैल्यू बस पुट कर देना है। तो यहाँ पाई हमारा क्या है, पाई जो है की वैल्यू है जो प्रासरण दाव कहलाती है। ओके, बी हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, डब्ल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, ओके यानी क्या है बिले का हमें क्या बताना है भार। ओके, तो 5 ग्राम दिया हुआ है। एम हमारा क्या दिया हुआ है, एम हमारा आणविक द्रव्यमान है। ओके, जो हमारा बिले है तो ग्लू है ग्लूकोज, ग्लू का आणविक द्रव्यमान ऑलरेडी दिया हुआ 180, तो वो हमने लिख दिया है। फिर हमें आर की वैल्यू हमारी ये ऑलरेडी दी हुई, तो आर की वैल्यू रख दी है। टी हमारा क्या है, टी हमारे यहाँ तापमान है। ओके, तो तापमान है हमारा, तो यहाँ में क्या है जो आपका प्रासरण दाव का ये फॉर्मूला होता है, इसमें जो आपको तापमान रखना पड़ता है वो किस में रखना पड़ता है, केल्विन में रखना पड़ता है। ओके, जबकि यहाँ जो हमें जो दिया हुआ है तापमान वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम क्या है केल्विन में बदलेंगे। तो 25 डिग्री मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए 273 हम जोड़ते हैं, 298 हमारा केल्विन बन जाता है। बस ये हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है प्रासरण दाव का आ जाता है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन अपना, इसे अच्छे से इस प्रकार से भी तैयार कर लीजिएगा। तो बस केवल सिंपल फॉर्मूला तैयार आपको कर सब रहेंगे, तो आप इजीली क्या है इनमें पुट करके आप क्या है न्यूमेरिकल के सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, सभी मैंने आपको कवर करा दिए हैं। ओके, आई होप दोस्तों आपको क्या है अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।